खूप झाला रे बाबा, रोज सकाळ झाली की तेच नाटक. 2 पैसे देऊन विकत घेऊन टाकले शाणी कुठली. 2 किलो वजन कमी झालं ना तेव्हा कळेल. मेली कुठली. कुठे चालली? इकडेच आहे. तुझी चालचलन फार बदललेली दिसते. तो विचार करून ठेवलाय, लवकरात लवकर तुझं लगीन करून टाकायचं. एक तर तुला चांगलं दातला मिळालं की माझी 2 गजचे कामं तरी कमी होईल. पण माझी चालायचं काय? शाळेत जाऊन काय करायचंय? मी जाऊन काय कपाळ शिकले? अरे पण मला तर जायचंच आहे. काय बी करायचं नाही, उद्यापासून भांड्याच्या कामाला लागायचं. आणि पुढे जाऊन तुझ्या दादल्याने सांगलं ज्या शाळेत भिळे. अरे पण अशी का करायचं तुला? गुड आफ्टरनून एवरीवन. एक्चुअली सर मैंने यहाँ जो फिल्म दिखाई गई उसमें 2 मुख्य बातें मुझे समझ में आई. एक, जैसे मैंने बोला कि कोई भी अच्छी फसल तब डेवलप होती है जब उसमें अच्छे सीड्स, जितनी अच्छे सीड बोए जाएंगे उतनी ही अच्छी फसल होगी. उसी प्रकार से मानव मूल्य होते हैं, समाज होता है. जितनी खुशियाँ बांटेंगे उतनी ही खुशियाँ चारों तरफ फैलेंगी. और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और प्रायोरिटी भी डिसाइड की गई कि एक बंदा एक्सीडेंट हो गया, लोग उसे क्रॉस करके चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर उसने प्रायोरिटी आगे बढ़ने की बजाय उसने उस बच्चे को, उस बंदे को बचाने की कोशिश की. तो संवेदनशीलता भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उस मूल्य को भी यहाँ दर्शाया गया. जी बढ़िया. और क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर? जी सर, एक नेगेटिव एनर्जी जो स्टार्टिंग घर से चली वो आगे बढ़ी, उससे भी नेगेटिव हुई, वो नेगेटिव पूरी आखिरी तक चलती है. फिर जहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी चालू हुई तो वो वहाँ से पॉजिटिव थॉट गए तो सभी के लिए पॉजिटिव अच्छी चीज़ें होती है. आखिरी में कंक्लूजन ये निकला कि वो डॉक्टर था, वो अच्छे, उसका मूड अच्छा था इसलिए उसने उसको बचाते हुए निकल गया. जो नेगेटिव था, जिसने एक्सीडेंट करा वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था तो इसलिए वो छोड़ के भाग गया. ये नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव चलती है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव. बट डॉक्टर जो है वो तो बच्चे को बचा रहा था, वो तो पॉजिटिव काम कर रहा था अपनी तरफ से. बट उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नाराज हो गई. पहुंचा नहीं. कोई पहुंचा नहीं. समझ में आ जाता है. हैं? कारण समझ में आ जाए ना हाँ. तो बात क्लियर हो जाती है. तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस पे निर्भर है. तो लड़का समय से नहीं पहुंचा क्योंकि किसी का सहयोग कर रहा था, बट उसकी जो मित्र है वो नहीं समझ पाई इस बात को, तो रिएक्शन में आ गई फिर से. और क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर? और क्या बातें समझ में आई? शुरुआत यही से होती, माँ बेटे को नहीं समझ पाएगी. हाँ. तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्शन या रिस्पॉन्स? बाकी सबका रिएक्शन और लास्ट वाला रिस्पॉन्स. जो डॉक्टर ने किया. सर, एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स तीनों चीज़ें. जी कैसे? एक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, जब मदर उसे भोजन दे रही है लेकिन वो उसे हाँ, देख फिर बच्चा रहा भी- है, उसको समझ मतलब वो समझ नहीं पाई और वो आगे बढ़ जाते हैं. फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, जो लास्ट वन जो उन्होंने उठाया उस बंदे को और हॉस्पिटल लेकर गए, वो रिस्पॉन्स भी तो बस. हाँ, बट उसमें भी आप देखें क्योंकि उसकी मित्र ने उसके साथ उसके मन के अनुकूल व्यवहार किया तो उसका भाव ठीक बना हुआ था, इसलिए बच्चे का सहयोग किया. अगर उसकी जो मित्र है उसने अगर हो सकता है गलत व्यवहार किया होता, मना कर दिया होता शादी से, तो हो सकता है कि इसके अंदर वो भाव नहीं बनता. नहीं, लेकिन इससे देखने वाली चीज़ ये हमारा assumption हो सकता है, लेकिन वो कार जो है मतलब या तो वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, उसकी कार पे प्लस तो वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो वो ड्यूटी है उसकी, वो उसको इग्नोर नहीं करेगा. उसकी प्रायोरिटी में पहले अच्छी बात ही नहीं इग्नोर किया है ना, बट ये भी दिखाई दे रहा है कि उसके पहले उसके साथ व्यवहार ठीक हुआ है. तो जब इसमें दिखाई देता है, अगर दोनों तरफ देखें तो रिएक्शन ही चल रहा है. ठीक है, डॉक्टर वाले को रिस्पॉन्स कह सकते हैं कि अगर गलत व्यवहार मिल रहा है तो गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरे अनुकूल व्यवहार मिल रहा है तो अनुकूल कर रहे हैं, है ना. तो 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव. तो पहले पार्ट में देखें तो निगेटिव रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि उस लड़के ने छोटे भाई के पेंटिंग की तारीफ कर दी, वो प्रसन्न हो गया. उसने अपनी उस मित्र को किया, वो प्रसन्न हो गए, उसके पिता प्रसन्न हो गया, ड्राइवर प्रसन्न हो गया एंड सो ऑन. पहले पार्ट में देखें तो उसने माँ से भोजन के लिए मना कर दिया, माँ नाराज हो गई, फिर वो मेड पे नाराज हो गई, मेड बेटी पे नाराज हो गई एंड सो ऑन, है ना. तो अगर उस डॉक्टर के आचरण को अगर सिर्फ अभी रोक लें तो बाकी दोनों तरफ देखेंगे कि रिएक्शन ही चल रहा है. और किसी पॉइंट पे भी पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है. जबकि हम चाहते हैं रिस्पॉन्स. तो अगर पहले पार्ट को ही लें
जैसे माँ ने भोजन लाया, बच्चे ने भोजन लेने से मना कर दिया, ठीक। अब इसमें किसकी गलती है, बच्चे की कि माँ की? माँ बच्चे को समझी नहीं, क्यों परेशान है, क्यों ऐसे कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कुल मिला के वही। जी हाँ, मना कर दिया, खाना नहीं खाना चाहिए ना। अब एक माँ की तरफ से देखें तो उसने सुबह से लग के खाना बनाया है, ठीक, वो भी हड़बड़ी कर रही हुई कि निकलने से पहले खा ले, भाई भूखे चला गया, वही तो रिएक्शन वगैरह शुरू हो गया। अगर इसमें रिस्पॉन्स देखें तो क्या होगा, अगर पहले ही एपिसोड में देखें तो बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आएगा? जैसे माँ दौड़कर खाना लेकर आई, बट निकलते निकलते लेकर आई, 8 बज गया, उसको 8 बजे निकलना है, तो बच्चे को रिस्पॉन्ड करना हो तो क्या करेगा? खाना खाने से मना करेगा या क्या करेगा? अब बैठ के खाएगा तो लेट हो जाएगा, पैक कर दो। तो अगर वो उसको ये दिखाई दे कि माँ देखो सुबह से मेहनत कर रही है तभी खाना मेरे टेबल तक आया है कि नहीं, अगर इस बात को देख पाएगा तो माँ को कहेगा कि पैक कर दो, या पहले ही जाके देख लेगा कि माँ सुबह से लगी है तो हम थोड़ा और टाइम से तैयार हो जाएं, पहले तैयार हो जाएं, किचन में चले जाएं, माँ का सहयोग कर दें, मेरे लिए खाना बना रही है जी, वही। तो बच्चे ने भी रिएक्ट किया और उसके कारण माँ ने फिर रिएक्ट किया। अगर मान लिए बच्चा निकल रहा है, उसके पास समय नहीं है, तो खाने के लिए पुश क्यों करे? माँ खुद भी कह सकती मैं पैक करके ले आती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको टिफिन पैक कर देती हूँ। माँ ने भी वो नहीं किया, अपना गुस्सा जाके मेड पे निकाला। ये एक टिपिकल सिनेरियो है। अगर हम अपने व्यवहार में भी देखें तो हो सकता है हम भी ऐसे ही करते रहते हैं। सुबह हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस बॉय पे गुस्सा निकाल दिया, ऑफिस बॉय किसी दूसरे के पास पहुंचा, वो अपने ऊपर अपना गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया, एंड सो ऑन। जैसे कई बार आप ऑफिस आइए, है ना, और आपके जो बॉस है अगर ठीक से व्यवहार ना करें इन जनरल, तो लोग कहते हैं जरूर घर से झगड़ा करके आए हैं ना इन जनरल अगर देखें कि नहीं, तो ऐसा होता रहता है, ऑफिस में होता है, घर पे होता है। घर आप शाम को पहुंचे और अगर आप इरिटेटेड हैं, गुस्सा हैं, तो लोग कहते हैं जरूर दिन में इनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है ना, ठीक, कहीं डांट पड़ी है या कुछ, है ना, काम इनका पूरा नहीं हुआ है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स दो अलग चीजें हैं। हमें देखने की जरूरत है कि हम कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स क्या होगा। तो अगर केस स्टडी के रूप में लें तो हर एक एपिसोड में आप देख सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन था तो रिस्पॉन्स क्या होगा। और जब हम रिएक्शन में होते हैं तो जितनी गलती होती है उससे अधिक बोलना शुरू करते हैं। जैसे मेड हो सकता है कभी उसने बर्तन साफ किया हो और कुछ साफ ना हुआ हो, जब माँ ने बोलना शुरू किया तो पाव भर चिपका रहता है ना, फिर तू करके बात करना शुरू किया और बात आगे बढ़ गई। अभी हम घर में भी देखें तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने एक छोटी सी गलती की, हम क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, और फिर हमने रिएक्ट करना शुरू किया और रिएक्शन में कोई सीमा नहीं रहा, बढ़ते बढ़ते बात कहाँ से कहाँ चलेगी। अभी घरों में झगड़ा शुरू किसी बात पे अगर हो जाए तो अभी जो घटना हुई है पहले उसकी बात करेंगे, फिर 2 साल जो पहले घटना हुई थी उसको भी ले आएंगे, फिर शादी के समय जो घटना हुई थी उसको भी ले आएंगे, और एक के बाद एक बात बढ़ाते जाते हैं। कई बार जब दोनों के बीच में कुछ ऐसा घटित हो जाए, है ना, और आपको बैठ के डायलॉग करना हो, तो आप ये तय करें भाई अभी जो घटना हुई उस पर बात कर लेते हैं, पहले की बात पहले करेंगे या बाद में करेंगे कि नहीं। तो अगर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमारा फीलिंग हमारा अपने अधिकार पे तय होता है। अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो दूसरे के व्यवहार पे डिपेंड करता है। दूसरे ने पॉजिटिवली किया तो एक तरह का फीलिंग, निगेटिवली किया तो दूसरे तरह का फीलिंग। हमारे अनुकूल हुआ तो एक तरह का व्यवहार, प्रतिकूल हुआ तो दूसरे तरह का व्यवहार। रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स सही समझ सही भाव पे आधारित है, इसलिए ये अनकंडीशनल है, डेफिनिट है। तो अगला व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, हमारा आचरण निश्चित है। अगला हमसे सही व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, मेरा व्यवहार मेरे द्वारा तय होता है। ऐसा है कि उससे गलत किया तो हमने भी गलत किया। जैसे अभी कॉमन सा प्रचलन टिट फॉर टैट, अगले ने एक गलती की तो हमने भी गलती की, हम कहते हैं इसको जस्टिफाई करते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये टिट फॉर टैट रिएक्शन है कि रिस्पॉन्स है? रिएक्शन है। तो जो दूसरे का व्यवहार है ये सिर्फ ये बताता है कि दूसरे कॉम्पिटेंस की क्या स्थिति है। अगर सही व्यवहार है तो कॉम्पिटेंस है, नहीं व्यवहार है तो कॉम्पिटेंस नहीं है। तो
उस इनपुट के साथ हम सुनिश्चित करते हैं कि उभय सुख के अर्थ में मेरा व्यवहार क्या हो। इसमें क्या होता है, रिएक्ट करते हैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका व्यवहार पसंद करते हैं नापसंद करते हैं। तो अगर दूसरे मेरी पसंद के अनुसार व्यवहार करता है तो हम उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं, अगर मेरी पसंद के अनुसार व्यवहार नहीं करता है तो उसके साथ हम मिसबिहेव करते हैं। तो रिएक्शन केस में देखें तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, हम परतंत्र हैं। दूसरे ने बटन दबा दिया हम खुश हो गए, दूसरे ने बटन दबा दिया हम दुखी हो गए कि नहीं। अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो बटन अपने हाथ में है, अगला कैसा व्यवहार करे हमें पता है कि हमारा व्यवहार क्या होगा। तो हम स्वतंत्र हैं, यहां हमारा आचरण निश्चित रहता है, वहां हमारा आचरण अनिश्चित हो जाता है। तो इसमें जो करने का काम है वो ये है कि हम अपने व्यवहार में देखना शुरू करें कि कितनी बार मेरा व्यवहार दूसरे के रिएक्शन में होता है, कितनी बार मेरा व्यवहार मेरे द्वारा मेरी जिम्मेदारी से तय होता है। बढ़िया, निकल गया। तो इस पर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इतने को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, या तो आगे आ जाए आप लोग, आप 4 लोग आगे आ जाइए, यहाँ सामने आ जाइए। मुझे लगता है कुछ परिवार के सदस्य भी आए हैं अभी, है ना, तो आगे आके बैठेंगे अच्छा रहेगा, सब दिखाई भी देंगे। अभी बहुत जगह है, यहाँ भी बहुत सारा जगह है। जी मैम। उधर नहीं, उधर फिर पीछे हो जाएंगे ना। यहीं आ जाइए। जी देखिए, रिस्पांस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव मतलब दूसरे के विकास के अर्थ में रिस्पांस, ऑलवेज। नहीं तो रिस्पांस कहाँ हुआ, फिर जिम्मेदारी का भाव कहाँ हुआ। अगर हम दूसरे के अहित के लिए काम करें तो जिम्मेदारी क्या हुई। हम जब भी काम करेंगे दूसरे के हित के अर्थ में करेंगे, दूसरे के, है ना, सुख के अर्थ में करेंगे। जी, नेगेटिव हो सकता है। और पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि हम हर बात दूसरे से सहमत हो जाएंगे। रिस्पांस का मतलब नहीं कि हम दूसरे की इच्छा को पूरा करने लग जाएंगे, नहीं, दूसरे की इच्छा का आकलन करेंगे। अगर इच्छा सहज स्वीकृति के अर्थ में है तो पूरा करेंगे, अगर नहीं है तो मूल्यांकन करने का अवसर देंगे। तो दूसरे की इच्छा को पूरी करते रहना ये कोई रिस्पांस नहीं है। दूसरे की समझ के लिए काम करना ये रिस्पांस है। उसमें अगर इच्छा पूरी करती बने करेंगे, नहीं करता बने नहीं करेंगे, है ना, फिर देखेंगे कि क्या सही है यहाँ पर। सर, रिस्पांस और रिएक्शन को अगर अलग कर दें तो हम जैसे होते हैं वही चीज़ हम दे पाते हैं। अगर हम खुश हैं तो खुशी दे पाएंगे, दुखी हैं तो दुख दे पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि हम हैप्पी रहें और पॉजिटिव रहें। जी, वो तो करेंगे ही, है ना। हम रिस्पॉन्ड तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप में हार्मनी में है। अगर हम खुद में ही हार्मनी में नहीं है तो फिर तो वो खाली पतीला लगने की जरूरत है, किरासन तेल तो अंदर भरा हुआ है ना। पेट्रोल तो अंदर भरा हुआ है। तो अक्सर ये होता है कि दूसरे के व्यवहार से हम दुखी नहीं होते, हमारे अंदर पहले ही वो पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरा खाली पतीला लेकर आता है, हम एक्सप्लोड कर जाते हैं। जी मैम। देखिए, रिस्पॉन्स वो तो रिस्पॉन्स के आधार में देखें तो हमारा संबंध का भाव है। उस भाव के साथ कभी मैं बोलता भी हूँ, कभी नहीं भी बोलता हूँ, कभी ध्यान आकर्षण कराता हूँ, कभी नहीं कराता हूँ। देखते हो कि दूसरा मेरे को समझने को तत्पर है कि नहीं। वही
हाँ, तो हम रिस्पॉन्स देंगे बट उस विधि से देंगे जिस विधि से उसकी आवश्यकता है। जैसे किसी ने स्कूल में एक टीचर ने असाइनमेंट दिया बच्चों को कि कल एक भला काम करके आना है। फिर अगले दिन पूछा कि भाई बताओ तुमने क्या काम किया, तो पहले बच्चे ने कहा कि मैंने बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। दूसरे से तुमने क्या किया, तो उसने कहा मैंने भी बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो 4 बच्चों ने एक ही जवाब दिया। तुमने चारों ने एक ही काम कैसे किया? वह क्या पार ही नहीं करना चाह रही थी। तो जबरदस्ती पार करा दिया उसको पकड़ के। तो अब ये कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है ना। जी मैम, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मतलब टू बी रिस्पॉन्सिबल टू दी अदर। किस बात के लिए? दूसरे में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरा हमारे रिस्पॉन्स को नहीं समझ पा रहा है ना, तो दुखी हो जा रहा है। जैसे बच्चे ने कहा कि भाई रात को पार्टी करने जाना है, ठीक, हमको लगा कि ये पार्टी करने जाएगा, इसका नुकसान हो सकता है, ठीक, हमने मना कर दिया कि नहीं। बच्चा कह रहा है हमको महंगी कार चलाने जाना है, हमने मना कर दिया कि नहीं भाई ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो बच्चे को बुरा लग सकता है, बट जिस क्षण वो मूल्यांकन करेगा आपका व्यवहार का, उस क्षण उसको ठीक लगेगा। जब तक मूल्यांकन नहीं कर पा रहा और रिएक्शन में आ जा रहा है तो उसको ठीक नहीं लगेगा। तो ऐसा संबंध में हो सकता है कि हमने रिस्पॉन्ड किया बट अगले ने हमको राइटली इवैल्यूएट नहीं किया, तो उसको लेकर हमने रिस्पॉन्ड किया बट दूसरा रिएक्ट कर रहा है। जैसे आपने क्लास में है ना बच्चों से कह दिया कि भाई अभी कोई मोबाइल पे बात नहीं करेगा, तो हो सकता है कोई बच्चा रिएक्टिव हो जाए उसको लेकर, बट जिस क्षण वो उसका मूल्यांकन करेगा कि मैडम ने हमको क्यों क्लास में मोबाइल नहीं यूज करने दिया ताकि हम सब्जेक्ट को समझ पाए, तो फिर उसको उस बात का सुख मिलेगा। फिर रिलेशनशिप में हो सकता है कि म्यूचुअल हैप्पीनेस इंस्टेंट ना हो। हमने कोई रिस्पॉन्ड किया और एकदम से बच्चे को समझ में आ जाए या अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए और उससे खुश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगले को समय लग सकता है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि मुझे अपने पिताजी का व्यवहार तब समझ में आया जब मैं खुद पिता बन गया, कि नहीं जी। जनरेशन गैप सर वही जब समझ में आया जब खुद ही उसी स्थिति तो समय लग सकता है, बट हमारा भाव संबंध का है या हमारा भाव बिगड़ गया, ये तय करने का मुद्दा है। बढ़िया, चलिए काफी फोटो हो गए मुझे लगता है ना। तो विश्वास की चर्चा के बाद अब थोड़ी सम्मान की बात करते हैं। आया नहीं। तो हमने देखा विश्वास आधार मूल्य है, फाउंडेशन है। अब अगला भाव है सम्मान। तो जैसे अपने आप से पूछें कि हम कब सम्मानित महसूस करते हैं, संबंध में हमको कब लगता है कि दूसरा मेरा सम्मान कर रहा है। तो दूसरा बात मान जाए, अच्छी बात कहें तो मान जाए, उसके हिसाब से करो तो बात आ जाए, बात मान जाओ, भावनाओं का सम्मान है। बट आप जो बात कह रहे हैं अगर वो बात अपने आप में सही ना हो, अब मान जाए हाँ, तो उसके विचार से सही ना हो तो फिर जी। हम कब सम्मानित महसूस करते हैं जी? दोनों खुश हों। सही होगा सबके लिए सही होगा ना। इसे सच बोलना अच्छी बात है, ये कोई खराब नहीं कहेगा, लेकिन सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात, सत्य और प्रिय, इसको अच्छी बात कोई मान जाए, अच्छा काम करे तो बहुत सम्मान की बात, कोई बात रखने की बात है, सम्मान की बात है, अच्छी बात, और सबके लिए भी अच्छी होगी। वही बुरी बात तो कोई कहेगा नहीं, तुम शराब पियो, ये करो करो। ये बात जब सम्मान, ये भी बात माना कि सम्मान है, उसको स्वीकृत करना ठीक है, यू आर राइट। और बताइए, जैसा अपने आप में आप देखें कि हम कब सम्मानित महसूस करते हैं। दूसरों के सामने तारीफ आपके काम दिखा दे कितना केयर करते हैं। सर होता है। कोई आया हुआ और
तो हमने कुछ अगर किया है, उसको उन्होंने स्वीकारा, अगले व्यक्ति ने स्वीकारा, तो सम्मानित महसूस करते हैं, एक्नॉलेज किया। और बहुत संतुलित भाषा में मुझे आप बहुत अप्रिय चीज़ भी बहुत संतुलित भाषा में बहुत अच्छे से समझ ली, बोलती, रिएक्ट करती, तो सम्मान है ना कि भाई हमने कुछ कहा, उसको उन्हें उस भाव में समझा और बहुत संतुलित भाषा में। वही भाषा संतुलित है, भाव संतुलित है कि नहीं, डेफिनेटली भाव संतुलित है, तभी तो भाषा शब्द आता है। कोई निश्चित तभी नहीं है। भाषा संतुलित होगी, अगर भाव संतुलित है तो ही भाषा संतुलित हो सकती है। ये मैडम वही कल से कह रही है ना। भाषा तो बड़ी संतुलित है। ठीक है। आवक सहजो कैके माँ बोली थी राम से कि तुम ही भावधन मेरा, भावक सहजो तुम ही भावधन मेरा। तुम सब जानते हो ऐसा क्यों है। तो राम समझ गए थे इसकी हीन भावना है, तो सबसे पहले प्रणाम भी उनको किए और बोले कि 100 बार धन्य वो एक लाल की माई जिसने जना भरत सा भाई। तो सम्मान दिलाने का नजरिया उनका है राम का कि सब उसको सम्मानित करें, ये सही है। हम तो बोले और भी बोले, उसकी लाली भाव हट जाए कैकेयी का जो बनवास दी थी राम को। ये भी एक तरीका सम्मान देने का कि हम थे और सारे थे, सही बात है, सब सबकी सहमति से। वैसे मैम ने जो बोला है बहुत बहुत सही, सटीक है, ठीक है। क्योंकि वास्तव में मैं भी यही सोच रही थी कि सम्मान की भावना केवल एक दो लोगों के बीच की बात नहीं है। सम्मान होता है पूरे अस्तित्व के प्रति सम्मान। तो वो जब भावना आती है तो फिर कोई उसमें वो नहीं बचता, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं फिर। तो वो व्यवहार के प्रति सम्मान होना चाहिए और काम के प्रति सम्मान होना चाहिए, भाषा में सम्मान होना चाहिए, हर चीज़ में सम्मान जुड़ा है। We are talking about सम्मान in relations. सब जाने पे एक परिवार में खुशी आ जाएगी। टॉपिक हमारा एक है तो सम्मान, ये देखते देखते बोले यार ये क्यों आ गया। संतुलित भाषा में बोलिए, सही बात है। कोई हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट से हमारी बिलोंगिंग्स की तारीफ करता है तो हमें एक खुशी होती है, उसको सम्मान की तरह लिया है, सम्मान। जैसे सवेरे मिलने पर गुड मॉर्निंग करती है। खुशी है, सम्मान नहीं, सम्मान की कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सर। खुशी को सम्मान से जोड़ा जाता है। सम्मान अलग है, खुशी अलग है। मैं तो लोगों को थोड़ा जोड़ के बात कर रहा हूँ, एक हल्के सेंस में उसी को सम्मान मिले तो खुशी आ ही जाएगी। अगर आज आप आपकी सम्मान साइड बड़ी अच्छी करेंगे लग रही है, तो थोड़ा तो खुश तो होंगे। लगता है उनकी साइड अच्छी लगती है। गाली देंगे, पूरा बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, भले बोले ना बुरा लगेगा। तो एक यहाँ लिखा है सम्मान का मतलब है राइट इवैल्यूएशन, सम्यक समधनमान, सम्यक मापना, ठीक ठीक आकलन करना। ये ठीक है कहना कि जब मेरा कोई ठीक ठीक आकलन करता है तो मैं सम्मानित महसूस करता हूँ। इसे कल आपने एक एग्जाम्पल दिए। अच्छा आपको पता चल जाता है कि आपको झूठी तारीफ कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं है नहीं आपके कर रहा है, पता चल जाता है ये। तो देखिए अगर हम अपना सही आकलन कर सकते हैं तो दूसरे के आकलन का भी आकलन कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल सही है। सही बात, ये बात पॉइंट है। अगर हम अपना आकलन सही नहीं कर सकते तो फिर दूसरा कुछ भी आकलन करता है उसके प्रभाव में आ सकते हैं। क्या क्या कल आपने एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ये बात कि सम्मान फिर चाहिए भी नहीं और कोई किस दृष्टि से कर रहा है उसमें भी कोई मतलब नहीं, हमारा खुद के प्रति सम्मान से चाहिए। भाई तो हम अपना सही आकलन कर पाए भाई, और हम दूसरे का भी सही आकलन कर पाए। जी बहुत अच्छा खाना बना के सामने वाले वही लेखा है ना। हम जानते हैं क्या वो कितना सच बोल तो रहा है। सर वो भाषा इतनी गलत थी तो सम्मान नहीं था, वही। कल ही सिखाया सिर आपने। अपने बारे में हम सबसे बढ़िया जानते जी तो सम्मान मतलब है सम्यक आकलन, ठीक ठीक आकलन करना, ठीक ठीक मापना। तो अगर अपनी बात करें तो अगर मुझे दिखाई दे कि मेरा कॉम्पिटेंस क्या है, मैं कितना मान्यताओं के आधार पर जीता हूँ, कितना संवेदनाओं के आधार पर जीता हूँ, कितना सहज स्वीकृति यानी सही समझ के आधार पर जीता हूँ, ये मैं अपना ठीक ठीक आकलन कर सकता हूँ तो मेरा सम्मान हुआ। ये मैं दूसरे का भी आकलन कर लूँ कि
कि दूसरा कितना मान्यताओं के आधार पर जी रहा है, कितना संवेदनाओं के आधार पर जी रहा है, कितना सही समझ सही भाव के आधार पर जी रहा है, ये दूसरे का सम्मान हुआ। अगर परस्परता में देखें, संबंध में देखें, तो अगर हम सम्मान ठीक से नहीं कर पा रहे तो ये 3 तरह की गलतियां करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, दूसरे के लिए भी कर लेते हैं। तो जैसे एक है अधिमूल्यन, ओवर इवैल्यूएशन, जितना है उससे अधिक आंक लिया। जैसे बच्चा है हमारा, है ना, क्लास में फर्स्ट आ गया, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, अरे हमारा बेटा तो राजा बेटा, इसके ऐसा पूरे कॉलोनी में कोई नहीं है। फिर जो पड़ोसी आते हैं उनके सामने बैठाते हैं, लाओ बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, है ना, देखो हमारा बेटा तो राजा बेटा है ना, क्लास में टॉप करता है। अब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा आप करते रहिए, बच्चा भी धीरे धीरे अपना अधिमूल्यन कर लेता है कि मैं तो घर का राजा हूं, बाकी सब प्रजा हैं। कोई हमारे लिए खाना लाएगा, कोई पानी लाएगा, कोई जूता पोंछ के देगा, है ना, तो हम स्कूल जाएंगे। एक सामान्य सी गलती है कि हम किसी के साथ प्रसन्न हो गए, उसका अधिमूल्यन कर लिया। अब कोई आपके यहाँ मेहमान आ गए और, है ना, आपने कह दिया जाओ बेटा 1 गिलास पानी लेकर आओ, उसने मना कर, तो राजा है, तो वो क्यों पानी लाएगा, है ना, तो उसने मना कर दिया। अब गेस्ट आए, गेस्ट के सामने से मुंह पे मना कर दिया, मैं नहीं लाता, जाओ खुद लूट के ले आओ, कि नहीं। अब आपको गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, आप नालायक कहीं का, एक काम नहीं करता घर का, है ना, पढ़ाई क्या करने लगा है, बिल्कुल बेकार हो गया है। अब ये हम उसको नालायक कह देते हैं, नालायक, किसी लायक नहीं। अब ये क्या हो गया, अवमूल्यन, अंडर इवैल्यूएशन हो गया। और आपने फिर कहा कि भाई देखो हम यहाँ बैठ के बात करें, तुम किसी दूसरे कमरे में जाके खेलो, वो वहीं खेल रहा है, वहीं शोर कर रहा है, आपको और गुस्सा आ गया, गधा कहीं का, भाग यहाँ से, है ना। अब आदमी को हमने गधा कह दिया, ये क्या हो गया, अदरवाइज इवैल्यूएशन। तो संबंध में देखें तो ये 3 तरह की चूक हम करते हैं, ये तीनों ही डिसरिस्पेक्ट है, अपमान है, हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर हम कोई काम करने गए और उसमें सफल हो गए तो अपना अधिमूल्यन कर लिया, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है ना, अधिमूल्यन कर लिया। काम करने गए और सफल हो गए, अरे कुछ नहीं कर सकता मैं लाइफ में, ये अवमूल्यन हो गया, ठीक। और एक सामान्य सी चूक है कि हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, मैं के रूप में नहीं समझ पाते, सेल्फ को सेल्फ के रूप में नहीं समझ पाते, ये अवमूल्यन हो गया। अदरवाइज अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं। कानपुर में अपने साथ एक साथी रहते थे, तो हम और वो बाइक पे एक बार जा रहे थे, तो बाइक चलाते चलाते उसने कहा, अरे सर आपको पता नहीं है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा पहले मुझे तुम नीचे उतार दो ना। कुछ भी कर सकते हो तो बड़ा रिस्की मामला है। मुझे ऐसे 2-3 लोग मिले जिन्होंने यूपीएससी का, है ना, अटेम्प्ट लिया, 2 बार 3 बार ऐसा हुआ क्या तो प्रीलिम्स तक पहुंच गए, फिर रुक गए, मेंस तक पहुंच गए, आगे नहीं बढ़ पाए, और उनको फिर ऐसा कहीं से भान हो गया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, डिप्रेशन में चले गए। एक व्यक्ति रहते हैं कॉलोनी में ही, 60 से ऊपर की उम्र हो गई है उनकी, और वो कभी, है ना, यूपीएससी एग्जाम दिए, पढ़ाई में पहले ठीक थे बट नहीं सफल हो पाए, उनके अंदर से फीलिंग आ गई कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो पिछले 40 साल से ऐसे ही हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो ये मान लेना कि हम कुछ भी कर सकते हैं या अधिमूल्यन है, कुछ नहीं कर सकते या अवमूल्यन है, कि नहीं। और अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं या अपने आप को मनुष्य के रूप में नहीं देख रहे, ये अवमूल्यन है। मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ये तो हम है ना, तो हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना वैलिड है, तभी जाके इवैल्यूएशन। वही तो अपने कॉम्पिटेंस का राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, इसका ठीक ठीक आकलन कर पाएंगे। अगर आउटकम फेवरेबल हो गया तो हमने अधिमूल्यन कर लिया, अनफेवरेबल हो गया तो अवमूल्यन कर लिया।
कानपुर में ही एक जो मानवता इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रहा था, वहाँ एक लड़की बी फार्मा कर रही थी, फार्मेसी पढ़ रही थी, नहीं सॉरी एमसीए कर रही थी। तो वो जिस गांव से आई थी वहाँ से बहुत कम लड़कियाँ पढ़ने को बाहर निकलती हैं, है ना। ईस्टर्न यूपी का एक गांव था। तो इसका पहले सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स भी आ गया। तो ये जब विंटर वैकेशन में घर गई तो इसके माँ पिता बड़े प्रसन्न हुए इसकी मार्क्स को देखकर। तो फिर वो जो भी अड़ोस पड़ोस से उसको दिखाएं कि देखो मेरी बेटी शहर में पढ़ती है, कंप्यूटर पढ़ती है, और इसके बाद तो सीधे ही ये तो विदेश में जाएगी, वहीं नौकरी करेगी, ठीक, ऐसा है वैसा है। अब उसको हर बार बुला के तारीफ करें। और जिसकी बड़ी बहन थी उसको कहें जाओ, है ना, पड़ोसी के लिए चाय नाश्ता बना के लाओ। तो इसको बुरा लगता था कि भाई देखो वो शहर में पढ़ती है, वो ठीक है, बट उसको क्यों नहीं कहते कि पानी लाओ नाश्ता लाओ, हमको क्यों कहते हैं। तो ये लोग क्या कहते, उस लड़की का अधिमूल्यन कर रहे थे, उसका अवमूल्यन कर रहे थे। एक छोटा भाई था, वो दिन भर मिट्टी धूल में खेलता रहेगा, है ना, तो कुछ पढ़ता लिखता भी नहीं था। तो उसको गधा पाजी जो भी नाम देना था देखिए घर में रखा हुआ था, तो उसका अवमूल्यन हो गया था। अब ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, है ना। अब ये बड़ी बहन और छोटा भाई परेशान लगे, कब तक चलेगा ऐसा, कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उन्होंने माँ बाप को कहना शुरू किया कि देखिए आपको पता है उसके पास अपने मोबाइल दे रखा है, उसमें किसके किसके नंबर हैं, वो रात को कितनी देर तक बात करती है, किससे बात करती है, ठीक, आप लोग कुछ देखते तो है नहीं, उसका खाली तारीफ पे तारीफ किए रहते हैं। तो माँ बाप घबरा गए कि हाँ भाई कुछ अगर, है ना, ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए बच्ची। तो अगली बार जब वो घर गई तो उसको थोड़ा उन्होंने डांटना फटकारना शुरू किया, थोड़ा घेरना शुरू किया। तो घेरते हुए, है ना, कभी कह दिया भाई इतनी तुम सुंदर तो हो नहीं, इतनी तो ऐसी हो नहीं। अब वो बात उसको इतनी चुभ गई कि अब उसका पढ़ाई में मन न लगे। फिर आई तो 3rd सेमेस्टर में उसका परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा धीरे धीरे। तो जब टीचर ने बुलाया, बात किया, तो समझ में आया कि ये सारा मामला है। तो ये सामान्य सी चूक है कि कभी हम अधिमूल्यन कर लेते हैं, कभी अवमूल्यन। किसी एक बात को देख लिया कि फेवरेबल है तो हमने उसका अधिमूल्यन कर लिया, है ना, अनफेवरेबल है तो अवमूल्यन कर लिया। भाई कहते हैं ना कि शादी के बाद अगर हस्बैंड को वाइफ का बर्थडे याद है तो बेस्ट हस्बैंड है ना, अब भूल गया तो गिफ्ट भी दिलाए तो और अच्छा है। जी, गिफ्ट भी दिलाए तो और अच्छा है। हाँ, गिफ्ट दिलाए तो अच्छा है। अच्छा, पहले नियम ये था कि पहले पेरेंट्स रहते होते, पापा ऐसे होते थे, पापा लोग, कि किसी की भी गलती बोलेगा अपने बेटे को ही, तो उसके भी बच्चे, वो भी बच्चे सही निकल गए। आपकी गलती सिर्फ खड़े हैं, आपने लड़ाई नहीं किया है, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों, दूसरे कुछ नहीं बोले, जब उसकी गलती ना हो, सिर्फ खड़ा हो। तो ये सही बात है, गलत बात है? तो अगर उसने गलती नहीं की तो गलत क्यों कहेंगे उसको? कुछ नहीं किया हो, बोलेंगे अपने को, दूसरे को अपने को, अपना तो अपने को हर तरीके से अपने को। जी, इनके पिता ही थे, ऐसे ही थे। अपने ही कोई बोले कुछ भी। वही तो एक सांकेतिक है हाँ। कि बोल तो दूसरे को रहे बट, मतलब अपने लड़के को रहे, बट मैसेज दूसरे के लिए है ना। वो तो सुन भी नहीं रहा है, उसको हीन भावना आई, देखो हमको गलती है, भी बात पड़ रही, डांट पड़ रही, तो बता रहे हैं एक बात आ सकती है। जी जी, सर ये ओवर इवैल्यूएशन भी अपमान था, है ना। ओवर इवैल्यूएशन तो अपमान। देखिए अभी हम एक बार ओवर इवैल्यूएशन करते हैं ना, उसकी पूरी संभावना बन जाती है कि आगे अंडर इवैल्यूएशन होगा। जैसे आपको कहीं दिखाई देना कि दो लोग बड़े गहरे मित्र बनते जा रहे हैं, कंधे पे हाथ डाल के घूम रहे हैं, है ना, खूब घनिष्ठ मित्रता चल रही है। आप समझिए अगले 1 हफ्ते में लड़ाई होना है ना। बच के रहना है? क्या बताइए भाई, अगर अधिमूल्यन कर लिया है, होता क्या है, अगर आपने ओवर इवैल्यूएशन कर लिया है तो एक्सपेक्टेशन उसके अनुसार ही बन जाता है, फिर वो हर बार तो पूरा होगा नहीं। लेकिन एक इसमें प्रश्न ये है कि इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हम सुपरफिशियल चीजों को इवैल्यूएशन नहीं करते कभी, कि इसका व्यवहार एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में यहाँ है, तो हम तुरंत कंक्लूड कर लिया कि ऐसा है। ऐसा तो हम नहीं करते व्यवहार में। देखिए नहीं करते तो अच्छी बात है। अभी कई बार ऐसा होता है ना, जनरल बात करें, मुझे लगता है सभी सहमत होंगे इस चीज से। बिल्कुल सही। देखिए अगर राइट इवोल्यूशन कर पा रहे हैं तब तो कर पाएंगे, अदरवाइज, है ना, कहीं ना कहीं मान्यता या संवेदना या इन चीज़ों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ओवर अंडर अदरवाइज चलता रहता है। और ये भी डिपेंड करेगा कि किस एज ग्रुप का व्यक्ति जिससे हम डील कर रहे हैं, क्योंकि सबकी मान्यता बनने का भी अलग अलग समय है।
हाँ, वो वेरिएशन हो सकता है कि मान्यता अलग प्रकार की हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब उम्र दराज व्यक्ति भी बहुत सारी मान्यताओं से ग्रस्त हो सकता है। है ही। या 18 साल का बच्चा भी फ्री हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो देखेंगे कि कितना प्री कंडीशन है, कितना सेंसेशन ड्रिवन है, कितना सही समझ सही भाव के साथ है, उसको देख पाएंगे। वही तो आपका बेसिस क्या है इवैल्यूएशन का? दूसरा ये अमूल्य क्या है ना, अंडर इवैल्यूएशन, जितना है उससे कम आंक लिया। होता ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये अगर अंडर ऊपर ये हो गया तो इवैल्यूएशन रिलायबल नहीं है। देखा जाए ऐसा हो नहीं सकता। हम इवैल्यूएशन में मतलब 2+2 कभी ये ना 2 और 5.5 नहीं हो सकता और 3.5 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है मेजरिंग अगर इवैल्यूएशन दैन इट इज ए परफेक्ट नो। वही तो आप इवैल्यूएशन करने का प्रयास करते हैं। इसकी जगह हमें एस्टिमेशन शब्द यूज करना चाहिए। यहाँ इंस्ट्रूमेंट परसेप्शन आ गया है। ये क्वेश्चन है वो तो रिलेटिव वैलिडिटी पर ऐसे लगता है कि एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो आई एम अंडर द कंट्रोल ग्रुप, इसको सब पता है और जो पूरा परफेक्ट मेजरमेंट जानता है, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके मैं इवैल्यूएट करूं या जो भी एक्सवाइजेड जो भी मैं, तो एक प्राइमा फेसी जो लगती है, ऐसा मेरा ऐसा सोचना। नहीं तो वो देख ले, देखिए राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो सही सही देख पाएंगे। अदरवाइज अगर हमको खुद ही नहीं पता कि हम कितने मान्यताग्रस्त हैं, अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हम किन मान्यताओं के आधार पे जी रहे हैं, और धीरे धीरे अपने आप में वो एक्सपोजर मिलता है जब इतना एक्सप्लोर करते हैं कि मैं खुद ही मान्यताग्रस्त हूं, अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे तो दिखाई देगा। तो जब अपना ही मूल्यांकन ठीक नहीं कर पा रहे तो उसी चश्मे से अब दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर मैं अपना ओवर इवैल्यूएशन करूंगा तो दूसरे का अंडर करूंगा। अब उसको एस्टिमेशन कहें, इवैल्यूएशन कहें, है ना, अप टू यू। बट यदि मैं अपना ओवर कर रहा हूं तो दूसरे का अंडर करूंगा, अपना अंडर कर रहा हूं दूसरे को ओवर करूंगा। अब कोई एग्जाम दिए और असफल हो गए, अब जो एग्जाम में सफल हुआ सबको अपने से ऊपर मान लिया। सर एक्चुअल में बड़ा कॉन्टेक्चुअल है। क्या हुआ, एक बच्चा इंटरव्यू में गया, ठीक है, आप वो मैंने यदि पोस्ट थी, बातचीत करने बड़ा एरोगेंट था बच्चा, थोड़ा सा मतलब डोमिनेटिंग नेचर था। तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, बट तीसरे ने ये बोला इसको 50 लोग कंट्रोल करना है, तो ये एट्रीब्यूट इसमें चाहिए। तो चीज वही है, बट दोनों का एक नजरिया जिसको बोलते हैं ना ब्यूटी लाई इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो चीज रहती है। बड़ा कॉन्टेक्चुअल है अपन जो डिस्कस करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो कंटेक्स्ट है वो तो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, वो तो निश्चित है। उसके अर्थ में देख ले कि वो कितना उसके अर्थ में उसके कॉम्पिटेंस बिल्डअप हो पाया है। तो ये हो सकता है कि अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं हमारी, बट हम हर जिम्मेदारी का सही भाव के साथ निर्वाह कर सकते हैं। तो हम कोई अगर व्यक्ति का सिलेक्शन करें जो डोमिनेट कर सकता है किसी के ऊपर, अब वही व्यक्ति जब हमारे ऊपर डोमिनेट करना शुरू करता है तो प्रॉब्लम होती है हमको। तो हमको दिखाई दे कि डोमिनेशन से, है ना, संस्थान ठीक चलेगा, डोमिनेशन से कोई कार्यक्रम ठीक चलेगा या संबंध पूर्वक ठीक चलेगा। हमारा अपना क्राइटेरियन तो डिफाइन होना जरूरी है ना। तो अगर क्राइटेरियन हमारा सही समझ सही भाव है तो सही सही आकलन कर पाएंगे। अगर क्राइटेरियन ही किसी मान्यता पर आधारित है तो उस क्राइटेरियन से हम कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते रहेंगे। और ये बहुत क्रूशियल बात है, अगर आप अपने में इवैल्यूएशन करने जाएं तो हमारे कितने विचार मान्यता से चल रहे हैं, कितने विचार संवेदना से चल रहे हैं, कितना विचार सहज स्वीकृति से चल रहा है, ये अपने आप में ही तय करना आपको कठिन लग सकता है। फिर दूसरे के लिए तो हम गलती करते ही हैं। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोग पूरी दुनिया से लड़के शादी करेंगे, ये सर दो टर्म है, एक इवैल्यूएशन और एक मेजरमेंट। जब आपने दूसरा एग्जांपल दिया मेजरमेंट, उस केस में बिल्कुल परफेक्ट है ये। मेजरमेंट कह लीजिए, एस्टिमेशन कह लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आपका इवैल्यूएशन राइट ही होगा, ठीक बात है, तो इसलिए हमने उसको क्वालिफाई के लिए राइट इवैल्यूएशन लिख दिया, बाकी के लिए ओवर अंडर अदरवाइज कर दिया। अल्टीमेटली आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट इवैल्यूएट करते समय वैल्यूज का खुद ही पता नहीं है, तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे? गलती तो करेंगे ही। वही तो वैल्यूज का हमको खुद ही अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम कुछ भी वैल्यू माने रहते हैं।
जैसे हम कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, छोटों को क्या करो? प्यार करो। अब बड़ों को क्यों नहीं प्यार करो? तो छोटों को क्यों नहीं सम्मान करो? सम्मान में प्यार है। वही तो अभी हमारी कंडीशनिंग, बड़े को प्यार करो, छोटों को, मतलब बड़ों को सम्मान करो, छोटों को प्यार करो। सम्मान ही प्यार है। जबकि छोटा सम्मान चाहता है कि नहीं? आप घर में देखिए, है ना, जैसे कोई अतिथि आ जाए और घर में कोई बच्चा हो, यहाँ कोई बच्चा होता तो और साफ साफ दिखाई देता। तो आप देखेंगे, आप गेस्ट से बैठ के गेस्ट रूम में बात कर रहे हो तो बच्चा गेस्ट रूम में आ जाएगा, ठीक। अब आप उसका सबका परिचय करा दीजिए, उसका परिचय मत कराइए, वो सबके बीच में आके खेलना शुरू करेगा, ताकि आप उस पर ध्यान दें। आप तभी परिचय मत करें, आपके गोद में चढ़ के बैठ जाएगा। आप तभी परिचय मत करेंगे, आपका मुंह घुमा लेगा अपनी तरफ, मेरे से बात करो, इन लोग से बात मत करो। आप गुस्से में गधा के उतर नीचे, है ना, उसका कुछ तो परिचय हुआ। तो बच्चा भी सम्मान चाहता है, आप सबका सब परिचय करा दें, बच्चे का ना करें, देखिए बच्चा कैसे एक्ट करना शुरू करता है, कैसे ध्यान खींचने के लिए एक गतिविधि करता है। वैसे बुजुर्ग भी है, आपका कोई दोस्त आ जाए घर में, ठीक, और आप बुजुर्ग हैं, उनका परिचय मत कराइए, वो भी उसी ड्राइंग रूम में आ जाएंगे। जो सामान पहले से ठीक है उसको ठीक करके रखना शुरू करेंगे, ताकि, है ना, कहीं आप उनका परिचय करा दें। आप तभी परिचय मत कराइए, दूसरे कमरे में जाके खांसेंगे। भाई जवान भी वही हालत है उसकी। इग्नोरनेस किसी को नहीं चाहिए, इग्नोर करना है। तो है ना, कोई अपने स्पाउस को लेके जाए, सब उससे नमस्ते करे, सबसे बात करे, और स्पाउस बगल में खड़े हों, पति या पत्नी, उनका परिचय मत कराइए। तो कहाँ ले आए तुम, है ना, टाइम खराब करते हो तुम ऐसे ही। अब परिचय करा दी तो सब ठीक है। तो बुजुर्ग की भी यही स्थिति है ना, दूसरे कमरे जाके खांसेंगे, तभी आप परिचय मत कराइए। फिर वो जब निकल जाएगा गेस्ट आपका, तब लौट के आएंगे, है ना, क्या तुमने घर को धर्मशाला बना रखा है, कोई भी लुच्चा लफंगा चला आता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो सम्मान हर एक चाहता है, बच्चा भी चाहता है, बूढ़ा भी चाहता है, जवान भी चाहता है, स्त्री भी चाहती है, पुरुष भी चाहता है। अभी परिवार में देखें तो मुख्य रूप से सम्मान का झगड़ा है, ये मेरी चलेगी कि इसकी चलेगी, ये अल्टीमेटली क्या है? ये सम्मान का झगड़ा है कि मेरे अनुसार चीजें होंगी कि इसके अनुसार चीजें होंगी। जी वही। अब वर्चस्व को सम्मान माने तो वर्चस्व के लिए काम करते हैं, हम जिससे भी सम्मान को एसोसिएट कर लेते हैं उसके लिए काम करते हैं। जैसे पहले बात, सुविधा को सम्मान मान लिया तो सुविधा के लिए काम करते हैं, वर्चस्व को सम्मान मान वर्चस्व के लिए काम करते हैं, क्योंकि सम्मान चाहते हैं। सम्मान है क्या अगर इन्हें समझे तो जो मानते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। तो जब भी हम ओवर अंडर अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं तो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट है। सर अटेंशन सम्मान का एक भाग होता है या कोई निश्चित नहीं है। हाँ, जब किसी का हम मूल्यांकन करेंगे तो ध्यान तो देंगे ही। हाँ, देखिए सर, होता ये है कि जैसे कोई खासतौर से बात महिला वर्ग में जाती है, अगर अच्छी साड़ी पहन के आई है या आपकी पत्नी ने अच्छी साड़ी पहनी है, आपने नहीं कहा कि साड़ी अच्छी है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो यू हैव टू से साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है या इस साड़ी में आप अच्छी लग रही है, या तो मतलब ये अटेंशन सम्मान का भाग है या उससे अलग? वही तो बेसिकली पत्नी सम्मान चाहती है, आपने और समय नहीं दिया तो कम से कम साड़ी पहन के ही देख लें। तो क्या हुआ कि अब सम्मान चाहते हैं, हर क्षण चाहते हैं, हर संबंध में चाहते हैं। अभी हम समान रूप से सम्मान करते नहीं है, अपमान करते रहते हैं। जैसे आप फोन पे कोई बात कर रहे हो, पत्नी आके पूछे क्या हो गया, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। वैसी पत्नी कुछ खाना बना रही हो और आप चले जाए किचन में, सर को कॉन्फिडेंस में ले लेना आपका अगली बार कि मैं जो भी बोलूंगा सर 5 से 6 में डिस्कशन करूंगा। एक शॉर्ट वे, एक लाइन में अंडरलाइन, काम
वही, अब पत्नी खाना बना रही है और आप जाके पूछ लें, है ना, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको ऐसे क्यों करते हैं, तो पत्नी कहेगी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है ना। अच्छे शेफ आदमी होते हैं, ये अच्छे शेफ आदमी होते हैं, अच्छे जनरल आदमी होते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि हमारा काम है, ये हमारा काम है। जितने जो होते शेफ जेंट्स होते हैं, टेलर जेंट्स होते हैं, ये वहाँ काम बटा नहीं किसी का, ये हम लोग की गलत मानसिकता है कि उसका काम है तो उसका काम है, तो बच्चों से काम नहीं कराते, कहते लड़कियों का काम क्या कर, लड़की है क्या, लड़की तो क्यों रो रहा है, रोते लड़के भी हैं, उसको इतना अपराध है दिल का मरीज हो जाए, वो रोए ही न कभी, दर्द तो सबको होता है ना, वही बात है। इसलिए किसी क्षेत्र में कोई बोल सकता है, आजकल लड़कियां कहाँ नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है, इसमें काम उसका सारा है। संक्षिप्त बता सकते हैं एक लाइन में, इतना बिजी कोई नहीं होता है। होनी चाहिए, जी, जेंडर बायस तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है आज भी हमारे समाज में। वही पहले है ना, महिलाओं पे डोमिनेशन हो रहा था, तो कई जगहों पे महिला सशक्तिकरण, लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना, नहीं तो रावण लेता जाएगा। ये तो भाई लक्ष्मण रेखा वही, तो पहले है ना महिलाओं पे डोमिनेशन हो रहा था, तो कई जगहों पे महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हुआ, तो इतनी सशक्त हुई, कई जगह पर पुरुष सशक्तिकरण काम शुरू हो रहा है। भारद्वाज का इंटरव्यू है, बहुत अच्छा सुनिए उसको, जो महिला सशक्तिकरण एक्ट बना है ना, उसको बड़े अच्छे से क्रिटिसाइज किया है उसने। नीतीश भारद्वाज जो है ना, वो जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू जी, तो इसको देखें कि अभी हम संबंध में कितनी बार राइट इवोल्यूशन करते हैं, कितनी बार ओवर अंडर अदरवाइज करते हैं, तो अपने हर इंटरेक्शन हम देख सकते हैं, है ना, कि सही मूल्यांकन है या गलत मूल्यांकन है। तो अगर देखें, अगर अपनी बात करें, तो जैसे ये हमारा कॉम्पिटेंस का लेवल है, जितना हम सही समझ सही भाव के दर पे जी पा रहे हैं, और बाकी मान्यता या संवेदनाग्रस्त है, तो अगर इसको ठीक ठीक देख पाए कि इतना ही कॉम्पिटेंस है, ये राइट इवोल्यूशन है। उससे ऊपर आंक लिया तो ओवर है, कम आंक लिया तो अंडर है। और सेल्फ को सेल्फ के रूप में ना देखें, जैसे बॉडी मान के जिए, अपने आप को बॉडी मान के जिए, दूसरे को बॉडी मान के जिए, है ना। अब ये क्या हो गया, ये अदरवाइज इवोल्यूशन हो गया। तो इसके बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बात हो सकती है ना। तो इन भावों को देखें, तो इन भावों को ठीक ठीक समझा जा सकता है, ठीक ठीक पहचाना जा सकता है, इसमें कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं है, बहुत ऑब्जेक्टिवली इसके ऊपर बात हो सकती है कि सही भाव क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है। तो अगर हम अधिमूल्यन करते हैं तो ईगो में जाते हैं, अहंकार में जाते हैं, जितना है उससे अधिक आंक लिया। अगर अंडर या अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं तो फिर अवसाद में जाते हैं। अब अगर अपने जीने में देखें तो ऐसे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, कोई बात अनुकूल हो गई ओवर इवैल्यूएशन, प्रतिकूल हो गई अंडर इवैल्यूएशन। तो अगर हम अपनी कल्पनाशीलता में देखें, है ना, जैसे आप अपने साथ 1 घंटा बैठे, अब फिर देखें क्या चल रहा है, तो किसी मुद्दे पे ओवर, किसी मुद्दे पे अंडर, है ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है, वही हमारे व्यवहार में आता रहता है। वही हमारे कॉन्फिडेंस में भी आता है। वही, वो कॉन्फिडेंस भी ना कहें, है ना, फिर तो अपना कहीं ना कहीं वो व्यवहार है या डोमिनेशन में जा रहा है, या फिर है ना हम कहीं सबड्यू हो रहे हैं, शासित हो रहे हैं या शासन कर रहे हैं। तो अगर ईगो में चले गए तो शासन करते हैं, डिप्रेशन चले गए तो शासित होते हैं। अगर हम राइट इवैल्यूएशन करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं अगर अपना सही सही आकलन कर सकता हूं, तो दूसरा जो मेरा आकलन करता है उससे मैं उसकी व्यक्ति का आकलन करता हूं। अगर मैं अपना आकलन सही नहीं कर पाता तो दूसरे के आकलन से मैं प्रभावित होता हूं। ओवर कर लिया तो एक्साइटेड हो गए, अंडर कर लिया तो डिप्रेस हो गए। बट अपना सही आकलन हम तभी कर पाते हैं जब अपने आप को एक सेल्फ के रूप में देख पाते हैं, है ना, इमेजिनेशन को ठीक से स्टडी कर पाते हैं। तो अगर रॉन्ग इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे हमारे अंदर डिसहार्मनी होती है, चाहे ओवर हो या अंडर हो, दोनों में होता है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आ गए, ठीक, अब कोई आगे कह दे, एक बार तो कोई भी आ सकता है, जब पेपर इजी था, अगली बार आके दिखाओ, अब वो टेंशन हो गया, अगली बार कैसे आएंगे कि नहीं।
टेंशन होता है, फिर पूरा नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, और हालत खराब हो गई, डिप्रेशन में गए, और हालत खराब हो गई, सुसाइड में गए। आईआईटी में एक लड़की ने सुसाइड किया कॉन्वोकेशन के, है ना, पिछली शाम को। और ये अक्सर पाया गया है कि बच्चा जब सुसाइड करता है तो सुसाइड करने के 2 घंटे के पहले, 2 घंटे अंतराल में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कॉल आया हुआ रहता है या कॉल गया हुआ रहता है। तो हुआ ये था कि इस लड़की को पिताजी को एक्सपेक्टेशन था कि गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल या कोई एक मेडल मिलेगा किसी, है ना, इसमें, और इसका उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट में ग्रेड खराब हो गया। पिताजी ने कॉन्वोकेशन में आने से मना कर दिया, है ना, कि अब क्या फ़ायदा आने का जब तुमको मेडल नहीं मिलेगा। उससे इतनी परेशान हुई, है ना, कि उसने सुसाइड कर लिया। तो अब समाज की नज़र में क्रीम है ना, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर एक मापदंड पूरा नहीं पढ़ा, अपना डिप्रेशन में चले गए। एक लड़के ने कानपुर आईआईटी में, है ना, सुसाइड करने का डिसाइड किया। देख, एकेडमिक बिल्डिंग है, 6 मंजिला है, तो ऊपर चढ़ गया रात को, है ना, अब सोचा कि यहाँ से कूद जाते हैं, फिर देखा कि बहुत गहरा लग रहा है ना, यहाँ से कूदेंगे ज़्यादा चोट लगेगी, तो फिर एक मंजिल नीचे उतरा, 5वें पे आया, झाँक के देखा, लगा अभी बहुत गहरा है ना, फिर 4थे पे आया, फिर वहाँ से कूद गया। अब कूदा तो साइकिल स्टैंड के ऊपर गिरा, तो मरा तो नहीं, हाथ पैर टूट गया। तो ये फ्लक्चुएशन है हमारे व्यवहार में। तो ये देखने की बात है कि अभी हम कितनी बार राइट इवोल्यूशन कर पाते हैं, कितनी बार ऐसा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। एक बार मैंने एक रील देखा, उसमें दिखा रहे हैं कि वाइफ खाना बना रही है, तो हस्बैंड आके उसको गाइड करना शुरू करता है, अरे ऐसा नहीं, है ना, चम्मच ऐसे चलाओ, अरे आँच ऐसे बढ़ाओ, है ना, ये चीज़ ऐसे रखो, इसको ऐसे घुमा के रखो। पत्नी ने कहा कि हमको पता है खाना कैसे बनाया जाता है, तो पति ने कहा मुझे पता है गाड़ी कैसे चला जाता है। तो पत्नी बगल में बैठ के उसको हर बार कह रही है ना, दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो, है ना। तो ईगो पे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना, राइट इवोल्यूशन की जरूरत है। अच्छा 5 मिनट ब्रेक करें जी। भाई मैंने कहा कि एक तो कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और जो व्यक्ति ईगो में है वो भी उससे दुखी परेशान है, ये हमको समझ में आया। ओवर इवैल्यूएशन में जाते हैं तो भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमने अब गुस्से का भी दया का पात्र है, ऐसे भाव होना चाहिए। तो हर व्यक्ति राइट इवोल्यूशन का पात्र है, सम्मान का पात्र है। तो अगर कहीं कोई अधिमूल्यन कर लिया है ना, तो उसके साथ संवाद करेंगे ताकि अपना सही आकलन कर पाए। देखिए अगर हम अपना अधिमूल्यन भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने को इंडिकेट होता है कि दूसरा तो स्वीकार नहीं रहा जैसे हमने माना हुआ है, कि नहीं। उसका दुख भी भोगते हैं, उसका फल परिणाम भी भोगते हैं। बस इतना ही है कि कहीं पे अगर संवाद हो पाए तो व्यक्ति खुल के अपनी बात रख पाता है। कई बार हम उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं कि अगर हमने माना हुआ है कि हम कहीं, है ना, अंडर हैं, ठीक, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में ओवर इवोल्यूशन करके प्रस्तुत होते हैं, ताकि अगला व्यक्ति हम पे डोमिनेट करे, उससे पहले हम अपने को ओवर इवोल्यूट के रूप में, है ना, प्रस्तुत करें। तो ये सब ही चलता रहता है। तो अल्टीमेटली हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए बहुत सारा डायनामिक्स यूज करते हैं। कार्यक्रम सीधा है, सही समझ सही भाव से हम सुखी होते हैं, हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग से सुखी होते हैं। ये हमको नहीं दिखाई दे तो हम अपने डिफेंस के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म बनाते हैं, है ना, व्यवहार के लिए बहुत सारा तरीका अपनाते हैं, कि नहीं। तो ह्यूमन बीइंग को देखें तो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है।
तो जो राइट इवैल्यूएशन किस आधार पे होगा, सेल्फ के आधार पर या बॉडी के आधार पर? सेल्फ के आधार पर। जी जी क्लैरिटी आ गई वो एक दीदी आई तो उन्होंने कहा कि है ना, उनके हस्बैंड वर्कशॉप में आए थे, तो पहले एक सर्फ एक्सेल का ऐड आता था ना कि गुजर गया तो इतने दूर में साफ हो गया। तो उनका ये वर्कशॉप के पहले वर्कशॉप के बाद ऐसा हो गया कुछ, है ना। जी तो इसका जो अगर वर्कशॉप का पूरा तरीका देखें तो वो भी वही है, आप सही का प्रस्ताव रख दीजिए, दूसरे को जांचने समझने का अवसर दीजिए। हर संबंध में यही विधि है कि सही का प्रस्ताव रखें और अगले व्यक्ति को इनेबल करें जांचने के लिए। हम ये जरूरत नहीं कि अगले व्यक्ति से कहें कि तुम गलत हो, सही क्या है बता दें और उसको अपना आकलन स्वयं करने का अवसर दें। और उसमें भी दिखाई देगा कि अगर हम सही आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमको एक तो ये दिखाई देता है कि हर व्यक्ति का पर्पज वही है जो मेरा है, हर व्यक्ति का वही इंटेंशन है, वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है जो मेरा है। मैं भी सुखी होना चाहता हूं, दूसरे को सुखी करना चाहता हूं, दूसरा भी सुखी होना चाहता है, मुझे सुखी करना चाहता है। हम सबका पर्पस यानी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है सेम है। वैसे हमको दिख सकता है कि हर व्यक्ति के सुखी होने का वही कार्यक्रम है, हर व्यक्ति का वही सुख है, हार्मनी को समझना, हार्मनी में जीना। तो कार्यक्रम भी वही निकल के आता है कि हर व्यक्ति अपने अंदर सही समझ, सही भाव विकसित करे, व्यवस्था को समझे ताकि सुखी हो पाए। मैं भी ऐसे ही होऊंगा, अगला व्यक्ति भी ऐसे ही होगा। तो हम सबका प्रोग्राम भी सेम है, हम सबका। देखिए एक टीनेज की बच्ची है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, उसको हम जनरलाइज ना करें। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा भी समझने को तैयार नहीं है, बच्चे से पूछेंगे तो वो भी यही कहता है कि हम तो समझ सकते हैं, बुजुर्ग लोग समझने को तैयार नहीं है। समझा ही नहीं सकते। अभी हम लोग ना जैसे टीचर्स का वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं तो टीचर्स कहते हैं हम तो ठीक ठाक लोग हैं, ठीक, आप मैनेजमेंट को समझाइए, ये सब टेढ़े मेढ़े लोग हैं ना। मैनेजमेंट से आप बात करिए तो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, ना, जो पॉलिसी आती है ऊपर से, है ना, वो हमको लगाना पड़ता है। तो आप जाके नेताओं को समझाइए, ब्यूरोक्रेट्स को समझाइए, आप नेताओं से बात करिए, वो कहता हम तो समाज का भला करना चाहते, आप जनता को समझाइए, है ना, फिर वही आ जाते हैं लौट कर। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समझने की चाहते हैं, तत्परता नहीं है अभी, इतना भर हो सकता है। और उसमें भी क्या है, अगर हम बात प्रस्ताव रूप में लेकर जाएं और व्यक्ति कहें कि ये तुम्हारे सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम हो सकता है, तो व्यक्ति समझने को तत्पर होता है। हम अगर उसके सुख तक उसको ना पहुंचा पाए, उसका ध्यान न दिला पाए और अलग से कोई बातें कहें तो आदमी को लगता है उपदेश देने चले आए। तो हमारा काम उपदेश देने का नहीं है, किसी भी संबंध में हमारा काम उपदेश देने का नहीं है, बल्कि अगले व्यक्ति को सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम क्या है ये स्पष्ट करना है। इसको भी जांच के देख सकते हैं। फिर ये भी देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर वही क्षमता है, हर व्यक्ति में डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है ही, मुझ में भी है, अगले में भी है, हर सेल्फ में वही पोटेंशियल है। तो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो, इस देश का, उस देश का, इस जाति का, उस जाति का, हर व्यक्ति में वही क्षमता है। एक्सपोजर की बात है कि हमको बचपन से अगर पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया तो हम पढ़ाई लिखा में, है ना, अच्छा करने लगे। किसी को अगर कोई कारीगरी का काम मिल गया, कारीगरी अच्छा करने लगा। तो पोटेंशियल वही है। अगर ये बात दिखाई दे तो हमको दिखता है दूसरा मेरे जैसा है, अभी सबको ठीक करना पड़ेगा, है ना। अभी हमने मैन और वुमन को अपोजिट कह दिया है, हमने एक क्लास को दूसरे क्लास के अपोजिट कह दिया, जबकि सब कॉम्प्लीमेंट्री है।
अभी हम लोग विलोम शब्द करते हैं, स्त्री का विलोम पुरुष, विलोम थोड़ी है, पूरक है। अमीर का विलोम गरीब, तो विलोम कहने से शुरू कर, विलोम मतलब उल्टा, उल्टा नहीं है, पूरक है। बच्चा का विलोम बूढ़ा, ऐसा नहीं विलोम है, उल्टा है, पूरक है। अभी आप इसके आधार पर थोड़ा देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सिलेबस को ठीक से अभी ठीक करना पड़ेगा, बैठ के एक एक कोर्स को ठीक करना पड़ेगा। जी अभी हम जो सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहे हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, वो शायद मैंने आप लोग बताया था, क्योंकि मैं पीयू में भी वर्कशॉप करके आया, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि आपको एग्जाम्पल दिया वहाँ दिया। अच्छा, तो कानपुर में अपने एक फैकल्टी पढ़ाते थे, काइट एक कॉलेज है उसमें, तो वो ह्यूमन वैल्यू का भी कोर्स पढ़ाते थे और एमबीए के फैकल्टी थे, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे। तो यहाँ बताएंगे नीड्स ऑफ द बॉडी आर लिमिटेड, और फिर समृद्धि की परिभाषा करेंगे और सारी बातें रखेंगे। तो जब इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ाने जाएंगे तो कहेंगे वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बच्चों ने मिलकर कहा कि सर आप एक बात तय कर लो, या तो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। एक जगह आप कहते हो लिमिटेड, एक जगह कहते हो अनलिमिटेड है। तो अपने इकोनॉमिक्स भी ठीक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में हम पूरे समय, या आप मैनेजमेंट देखें पूरे समय हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कहीं बात ही नहीं करते। अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो बच्चा बिजनेस बढ़ाता है और बलून की तरफ फूट जाता है। अभी ज़्यादातर स्टार्टअप में क्या हो रहा है, यूनिकॉर्न बन गए, 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बिजनेस है, 6 महीने बाद एक्सपोज हो गए। अभी आप देखिए रिसेंट 1 साल के अंदर 3-4 बड़े स्टार्टअप, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फ्लॉप कर गए हैं, अपना घर बेचकर लोन चुका रहे हैं। तो एम्प्लॉय को धोखा दिया, कस्टमर को धोखा दिया कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ के अभाव में। कुल मिला के वही आया था पॉइंट। तो सुविधा को सुख मान लिया है ना, बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम इकोनॉमिक्स से ऐसा पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अब हम कहते हैं भाई एक आदमी जो $400 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गया, अब देखो अब सबके लिए रोल मॉडल बना हुआ है, तो $400 बिलियन का मार्क क्रॉस करने से क्या क्या किया उसको भी तो देखिए। वो ह्यूमन तरीके से गया है कि इनह्यूमन, उसको इवेलुएट करना पड़ेगा। सर तो ये तो हम प्राइमरी लेवल पे हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। हम सिखाते हैं जंगल हमारे उपयोग के लिए है, लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं, गाय का दूध हम पीते हैं जो कि पोषण से भरपूर होता है। तो टेंडेंसी क्या डेवलप कर रहे हैं बच्चों में कि हमारे उपयोग के लिए हर चीज़ बने। वही तो हमने नेचर को कंजम्पशन का वस्तु मान लिया है, जबकि नेचर के साथ हमारी पूरकता है। जी उसके साथ ही पूरकता का निर्वाह कर लेते हैं ना।